कहते हैं इस दुनिया में किसी भी घटना का होना भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही है। मैंने सोचा बच्चों को तो बहुत पढ़ाऊंगी, तो मैंने उसको इंग्लिश मीडियम में डाला था, लेकिन सीए बन नहीं पाया क्योंकि पैसा नहीं था इतना। वही कहानियाँ जो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी है पूरी जिंदगी के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि लोग उसको सुने। फिर पढ़ाई छूट गई, तो बहुत इच्छा थी मेरी, माँ को कहती मम्मी मैं तो टीचर बनूं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप असल जिंदगी में एक टीचर बन चुकी हो। मैंने कैसे भी करके पैसे इधर उधर से करके मैंने मकान ले लिया। 5-6 लाख का कर्जा था, मेरा मकान गिरवी रखा हुआ था। मैंने एक चीज सीखी है कि दिन कभी भी एक से नहीं रहते। दिन रात मेहनत करके मैंने बच्चे पे कोई कर्जा नहीं छोड़ा। ये भी हिस्सा है, वो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आप जिंदगी में चाहे कितना ही संघर्ष करो, आपका टाइम कितना ही कठिन हो, जब आप वहाँ से निकल जाओ तो हिम्मत नहीं फिर आएगी। मैं कहती अरे आंटी जी आपके पिक्चर लगी है, पास दोगे ना, जब भी मैं जल्दी आपके कपड़े मेरी मम्मी सिलेगी, नहीं तो नहीं सिलेगी। इसीलिए आज मेरी लाइफ में कोई कुछ भी करता है तो मैं उसका बहुत ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ कि मुझे लगता है कि आपने जो दुनिया को दिया है वो भगवान आपके पास लौटा रहा है, शायद जरिया मैं हूँ। लेकिन एक दिन आप सामान लेके आ गए। लोग अपन दोनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। कहते हैं इस दुनिया में किसी भी घटना का होना भाग्य में लिखा होता है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हम किसी से मिल रहे हैं या किसी से बिछड़ रहे हैं, ये हमारी नियति के हिसाब से होता है। इसी तरीके से रिश्ते भी होते हैं, कुछ रिश्ते कुछ देर के होते हैं तो कुछ रिश्ते ज़िंदगी भर के। ऐसा ही एक रिश्ता मुझे मिला आज से 15 साल पहले। कहने को तो वो मेरी बुआ है या फिर कजिन बुआ कहते हैं लोग उनको, बट उनका दर्जा मेरी ज़िंदगी में माँ के बराबर है। उनका नाम है गौरी शर्मा, और आज मैं उनसे बात करूंगा एक रिश्ते की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिनकी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई तूफान आए, पर वो एक तिनके के बराबर भी नहीं थे। तो स्वागत करते हैं मेरी प्यारी सी बुआ गौरी शर्मा जी का। नमस्ते बुआ। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ी मिन्नतों के बाद में आप माने हो फाइनली ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा बुआ, मारवाड़ी में बात कर सो या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में, मारवाड़ी ना? चलो ठीक है, फिर हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो बुआ आप बताओ कि आप मुझसे कैसे मिले और हमारी मुलाकात कैसे हुई, आप अपनी भाषा में बताओ मुझे। मुलाकात तो भैया गुजरा था तब दादी आई थी, तो हम सबसे आपको मिलवाया था। उसके बाद आप हरदम फोन करते रहते थे, मिलने आते थे कभी कभी, लेकिन एक दिन आप सामान लेके आ गए। सामान लेके आए तो मैंने सोचा भाई ऐसे ही आए हैं, चाय नाश्ता करवा दिया। फिर आप थोड़ी देर सोच सोच के फिर कहा कि बुआ मैं यहीं रहूं क्या? मैंने कहा भले ही रहो। पर अच्छा आपका है। दिल बहुत बड़ा था, मतलब कि आपका, जैसे भी लोग बोलते हैं कि अरे इतना छोटा सा घर है, लेकिन आपने फिर भी मुझे बोल दिया कि हाँ आराम से रह जा। ऑल्दो मेरी भैया से बात हुई थी, मेरा मन है आपके साथ में रहने का, क्योंकि जब छुट्टी होती थी तो आप लोग बुलाते थे मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं नया नया ही आप लोगों से मिला था, बट कुछ अटैचमेंट हो गया था मेरा, और वही सारा बोरिया बिस्तर बांध के मैं आ गया। बट ये आपका बड़प्पन था कि लोग कहते हैं कि आपका घर बहुत छोटा है, उस टाइम पर बहुत छोटा सा घर था, बट मैंने भी सोचा नहीं, शायद मैं अपनी बचकानी हरकत कर रहा था, मैं मुझमें बचपना था, बट मैं आ गया और आपने हाँ भी बोल दिया। तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ में रह सकूं और ज़िंदगी का असली मतलब मैं आपसे जान सकूं। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं या जो भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही है। मैंने आपको आपकी कहानियों में सुना है, आपको बातों में सुना है, तो वही कहानियाँ जो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी है पूरी ज़िंदगी के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि लोग उसको सुने। तो आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है मुझे, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा आपके बचपन से, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बचपन नॉर्मल लोगों के बचपन जैसा नहीं रहा। तो आप मुझे बताओ क्या, कैसा बचपन था और किस तरीके से आपने अपना बचपन जिया? बचपन तो संघर्ष में ही जिया, क्योंकि मम्मी काम करती थी सिलाई का और हम साथ में काम करवाते थे मम्मी का। तो छोटे से थे जब 8-9 साल के, तभी हम काज बटन तुरपाई वगैरह माँ के साथ पूरा काम करते थे। और मम्मी भी हम सबका बहुत ध्यान रखती थी, हमको 5वीं तक पढ़ाया भी, तीनों बहनों को, दोनों भाइयों को 10वीं तक पढ़ाया। और मेरे
मतलब मैं समझ में आई जिससे पहले ही मेरे दोनों बहनों की शादी हो गई। अच्छा। मैं सबसे छोटी थी, तो फिर मैं तो मम्मी के साथ ही काम करती, तो मैं 5वीं तक पढ़ी, फिर पढ़ाई छूट गई। तो बहुत इच्छा थी मेरी, माँ को कहती मम्मी मैं तो टीचर बनूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। बहुत रोती थी मैं पढ़ाई करूंगी, लेकिन मम्मी कहती बेटा अभी है नहीं अपने पास, तो तू काम नहीं करेगी, मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा, तू ही तो है मेरा साथ देने के लिए। इसीलिए मम्मी के साथ ही काम करने लग गई, फिर पढ़ाई को तो भूल ही गई। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप असल जिंदगी में एक टीचर बन चुकी हो। मतलब मुझे पता है कि जब मैं इन कुछ सालों में आपसे इतना कुछ सीखा हूँ, तो आपसे जो भी लोग जुड़े होंगे आपके बचपन से लेकर अभी तक की उम्र तक, तो उन सब लोगों ने कितना कुछ सीखा होगा आपसे। तो ये मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। और आपने बोला कि आप 5वीं क्लास तक ही पढ़े हुए हो, लेकिन किसी भी तरीके से नहीं बोला जा सकता कि आप इतना कम पढ़ाई लिखाई में हो, क्योंकि शायद आप लिटरेसी में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हो, बट आप एजुकेटेड बहुत हो। ऐसा मैं ही नहीं, हर आपसे जुड़े हुए लोग बोलते हैं, क्योंकि चाहे बैंक के काम हो या फिर बाहर का कोई भी हो, आपके बच्चे के स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ सब कुछ आपने बहुत आगे बढ़कर चीज़ों को देखा है ना। बच्चे के साथ हर बार स्कूल में मैं ही जाती थी, उसके पापा तो कभी गए ही नहीं। कॉलेज में भी एडमिशन लेना था तो मैंने कहा पहले मैं देख लूं कहीं तू ऐसे वैसे लड़कों के साथ ना फंस जाए, तो मैं जरूर देख के आती थी और फिर ही उसको कॉलेज में डाला था मैंने। तो जैसे बचपन में नॉर्मली होता है कि बच्चे बहुत खेलते हैं या उनके दोस्त होते हैं, तो आपके बचपन में आपके दोस्त कौन थे, या जब आपको खेलना होता था तो आप क्या करते थे। बचपन में यही है कि खेल कूद तो कभी करा ही नहीं। फ्रेंडे आती थी आवाज देती थी आजा बाहर गोरी खेलेंगे आजा, लेकिन कभी गई नहीं, क्योंकि सोचती थी कि मम्मी का ये काम अधूरा रह जाएगा, तो इस वजह से कभी खेल कूद तो किया ही नहीं। चलो ये तो बचपन की बात हो गई, लेकिन एक है ना, औरत की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है जब उसकी शादी होती है। तो शादी हुई तब भी वही संघर्षों में हुई थी। माँ के पास तो कुछ था नहीं, साधारण शादी करी थी, पर आगे घर में आए तो वो भी लड़का अकेला ही था, उनके माँ बाप थे नहीं, बहनें वगैरह ऐसे रिश्तेदार थे, लेकिन वो भी टेलर का काम ही करते थे, पढ़े हुए थे नहीं ज्यादा, और दूसरे की दुकान पे ही काम करते, तो वही है, इनकम थी नहीं इतनी, लेकिन हम दोनों मिलके ही काम करते थे हरदम। तो बस ऐसे ही घर चलाते थे। और जहाँ भी मैं रही हूँ किराए पे, वहाँ पे मेरे को सब बहुत अच्छे लोग मिले, जैसे मेरे घर के ही हैं ऐसे बहुत ही अच्छे लोग मिले। तो उनकी वजह से ही मैंने सोचती थी एक मकान तो कैसे भी बना ही लूँ मैं। तो ये तो बोलते थे कि अभी पैसा नहीं है अपन कहाँ से बनाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे था कि नहीं मकान तो बना ही लूँ। हालांकि मैं जहाँ रहती थी वो बहुत अच्छे लोग थे और बहुत बड़ा कमरा, मेरे को खुद का बेडरूम खाली करके दिया, और मैंने कहा था कि मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी किराया, और फिर ये भी बोला था जब मेरा मकान बनेगा ना तभी खाली करूंगी। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन तुम रहो हमारे यहाँ। तब मैं वहीं रही, लेकिन जो बेचारे वो मकान मालिक थे बहुत अच्छे, वो तो मैं रही और साल भर में गुजर गए थे, लेकिन उनकी मिसेज और उनकी बहन आके रहने लगी, वो भी बहुत अच्छे लोग थे। तो वो यही कहते थे अरे गोरी भाई आप मकान बनाओ तभी जाना, बैठे रहो आराम से, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा। तो मैं वहीं रहती, फिर मेरे दिमाग में मकान की हुई, तो मैं यहाँ पे मेरे भाई वगैरह रहने आए मालवीय नगर में, तो मैं आई तो मैंने देखा कि मकान तो कैसे भी करके ले ही लूं एक मकान, ऐसे सोच कर मैं देख के गई मकान। फिर मैंने इनको कहा कि ले ही लेते हैं, कैसे भी मैं चुका दूंगी पैसा। ऐसे करके 10,000 किसी से लिए, 5,000 मेरे से किसी ने ब्याज नहीं लिया, और मैंने कैसे भी करके पैसे इधर उधर से करके मैंने मकान ले लिया। मकान लेके और उसके 2 गेट निकलवा लिए, 2 कमरे 1 किचन था। तो मैं एक कमरे में तो रही और एक कमरा किचन मैंने किराए पे दे दिया, क्योंकि चुकाने का भी हिसाब रखना था मेरे को। तो मैंने एक कमरा रसोई दे दिया किराए पे
और एक कमरे में रहे। जैसे भी मेरे पास 5-6 महीने में 1,000 इकट्ठे होते, फटाफट दे के आती। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं मांगा। लेकिन मैं अपने आप धीरे धीरे करके मैंने 10 साल में सारा कर्जा चुका दिया। फिर मेरे 15 साल बच्चा नहीं हुआ था। तो मैं, बहुत लोग ऐसे बहुत बातें बोलते थे, लेकिन मैं कहती भगवान देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नहीं भी हुआ है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मकान लिया और मेरे बच्चा भी पेट में पड़ गया। तो पर वो कर्जा था तो मेरे को ऐसी खुशी नहीं हुई थी। फिर मेरे बच्चा हुआ, लड़का हुआ तब भी मैं एक ही कमरे में रही, क्योंकि मेरे को कर्जा उतारना था। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा बच्चों को तो बहुत पढ़ाऊंगी, तो मैंने उसको इंग्लिश मीडियम में डाला था। और बच्चा पढ़ने में छोटेपन से ही अच्छा था, तो मैंने उसको इंग्लिश मीडियम में डाला। लेकिन फिर बीच में ऐसी परेशानी हो गई, कर्जा उतार के आराम से रहने लगे। लेकिन फिर इसके पापा को हड्डियों की बीमारी हो गई 96 में। तो हड्डियों की बीमारी हुई तो ये 3 साल तक बेड पे ही रहे। फिर बच्चे की फीस भरना बहुत परेशानी हो गई थी। फिर मैंने उसको हिंदी मीडियम में डाला, 6 से हिंदी मीडियम में उसको डाला और इनका इलाज करवाती रही। लेकिन पूरे जयपुर के डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि इनके पाँव कभी सीधे नहीं होंगे, ये मुड़े हुए रहेंगे। और काम तो पाँवों का ही था, मशीन चलाते थे पाँव की। मतलब रात दिन ऐसे चिंता में हो गई थी कि क्या करूं, ये बच्चा तो अभी छोटा है। फिर मैंने, मतलब बेचारे पड़ोस मेरा बहुत अच्छा था, ऐसा पड़ोस कहीं नहीं मिलेगा। और मैं जहाँ भी रही हूँ मेरे को पड़ोस बहुत अच्छा मिला। तो पड़ोस में रहते हैं कोई, तो उन्होंने कहा कि अरे चिंता मत करो, कोई ना कोई डॉक्टर मिलेगा ही। फिर एक बार एक जने ने, डॉक्टर ही है वो, SMS में डॉक्टर थे, तो उन्होंने आके मेरे को कहा कि अरे आंटी, वो एक डॉक्टर है, उनसे आप मिलो जाके, और एक बार भाई साहब को लेके चलो, दिखाते हैं। फिर मैं लेके गई, डॉक्टर को दिखाया। पहले तो डॉक्टर ने गाड़ी बाहर फेंक दी कि नहीं नहीं, अब मरीज मरने लगा और आप लेके आए हो। फिर मैंने कैसे भी करके डॉक्टर को हाथाजोड़ी करके इनको कहा ठीक। मैंने कहा ठीक करो डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा छोटा है अभी। तो फिर वो जो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे मत रहो, देखते हैं अपन, आप अभी ले जाके इनको SMS में भर्ती करो। फिर SMS में लेके गई। पीछे मेरी माँ भी मेरे पास रहती थी, तो बच्चे को और माँ को छोड़ के मैं SMS में लेके गई। फिर SMS में इनका इलाज चला। लेकिन भगवान का इतना शुक्र है कि डॉक्टर ने जैसे दोनों पाँव का जांघ के ऊपर से ऑपरेशन किया और चलने लग गए। मतलब 4 दिन के बाद बिल्कुल चलने लगे, एकदम ठीक हो गए। तो फिर भगवान को कहती हूँ शुक्रिया। फिर भगवान, डॉक्टर ने कहा कि 3 साल दवाई चलेगी, इनको हड्डियों की टीवी थी, इसलिए इनके सूख गया सारा मांस और कीटाणु खा गए। लेकिन फिर ये बहुत अच्छे ठीक हो गए थे। ठीक हो गए तो फिर वापस काम करने लगे, बहुत काम किया। 2002 में 1902 में 2002 में इनकी दवाई बंद हुई थी, लेकिन ये एकदम ठीक हो गए थे। बहुत काम करते थे, हम दिन रात काम करते थे। तो 2005 में फिर परेशानी हो गई कि इनको मुंह का कैंसर हो गया। हमको तो पता भी नहीं चला। हमारे पास में जो SMS में डॉक्टर थे वो एक दिन आए हुए थे, तो मैंने कहा अरे भैया आप देखो आपके अंकल को ये क्या हो गया। तो उन्होंने देखते कह रहे आंटी ये क्या कर लिया, इनके तो कैंसर है। ये सुनते ही एकदम तो घबराहट हो गई थी बहुत। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कल ही लेके आना इनको, तो इनको जांच कर लेंगे अपन। दूसरे दिन लेके गई SMS। फिर इनकी जांच हुई तो पता चला कि कैंसर है, लेकिन ऊपर ऊपर ही है, अंदर नहीं है, हड्डी में नहीं पहुंचा।
तो डॉक्टर ने कहा जल्दी से ऑपरेशन करवा लो, हड्डी पे नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी यही कहा कि हड्डी पे ही है। फिर मैंने फिर भी कहूँ कि एक और को दिखा लूं, ऐसे करके एक और डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा हड्डी पे ही है, अभी आप ऑपरेशन करा लोगे ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने फटाफट महावीर कैंसर में उनका ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। पहली बार में ये ठीक हो गए थे 1 महीने बाद, और बहुत काम करने लग गए थे। लेकिन 8 महीने इन्होंने काम बहुत किया, उसके बाद वापस फैल गया कैंसर। इस बीमारी का पता नहीं चलता, आप दोबारा ऑपरेशन करा लो, अभी आपको 8-9 लाख लगेंगे। और ये पूरा जबड़ा इनका काट दिया और दोबारा से ऑपरेशन करवाया बड़ी मुश्किल से। बहुत लोगों ने हेल्प भी करी थी और कुछ कर्जा लिया था, ऐसे करके इनका ऑपरेशन दोबारा करवाया। तो फिर ये कभी मुंह से खा नहीं सके, नलकी से ही इनको खाना पीना देते थे, हालत बहुत खराब थी। फिर घर लाए तो ये 8 महीने तक नलकी से ही खाना पीना रखा। लेकिन ऑपरेशन हुआ तो 20 दिन आईसीयू में थे, तो रोज की 30,000 35,000 रोज की दवाइयां आती थी। लेकिन वो भी कैसे करके मैंने करा। फिर मैंने सोचा अब ठीक हो जाएंगे, ये ठीक नहीं हुए। उसके बाद तो इनके 8 महीने बाद 15 दिन के अंदर इनका पूरा एक साइड गल गया, हाथ तक पूरा गल गया था, पूरा मांस वास निकल गया, बिल्कुल कान वान सब गल गए थे। जब जाके डॉक्टर ने कहा अब तो इनका फैल रहा है, मैंने कहा वापस भर्ती कर लो, तो कहा नहीं, अब भर्ती करने का कोई मतलब नहीं है, अब तो जो दिन निकाल ले वो ठीक है। फिर वो ये कि 8-9वें महीने में तो इन्होंने फरवरी में शरीर छोड़ दिया था। बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, उस टाइम 12वीं का दिया था और इसने साथ में सीए का भी दिया था। तो सीए में भी पहली साल में ये पास हो गया था और हरदम कहता मम्मी मैं सीए बनूंगा। लेकिन सीए बन नहीं पाया क्योंकि पैसा नहीं था इतना कि ये सीए करता। फिर इसको मैंने कहा भैया तू तो बीकॉम कर ले और फिर कुछ न कुछ नौकरी लगी जाएगी तेरी, और अपना ये ध्यान रखना कि किसी और बच्चों के गलत संगत में मत पड़ना। मेरे को बड़ी चिंता रहती थी, पीछे पीछे घूमती रहती थी। इसके घर का काम भी करना, 5-6 लाख का कर्जा था, मेरा मकान गिरवी रखा हुआ था। बस दिन रात मेहनत करके मैंने बच्चे पे कोई कर्जा नहीं छोड़ा। मैंने खुद ने बच्चों के टिफिन बनाती थी, सब जो काम आता सिलाई का वो बहुत करती थी। ऐसे करके मैंने कर्जा भी चुकाया, बच्चों को भी पढ़ाया। इसने फाइनल करा, उसके बाद इसने छोटी मोटी 4-4, 5-5 हजार की सर्विस जरूर करी, पर उसके बाद में इसकी जैन पैक में लग गई थी सर्विस। जैन पैक में बिड़ते ही तो उसको 7,000 ही मिलते थे, बहुत कमाता है। पर आप ये पर मेरे को इसने मकान भी बनवा दिया, मैं मेरे मकान में रहती हूँ, मेरा और कहीं दिल लगता नहीं है। देखो आपके साथ रहकर मैंने एक चीज सीखी है कि दिन कभी भी एक से नहीं रहते हैं। एक से नहीं रहता। आज अगर आपका उम्र का एक हिस्सा जो है वो बहुत तकलीफों में निकला है, तो दूसरा हिस्सा थोड़ा ठीक ठाक भी निकला है। जहाँ पर जैसे आपका बेटा है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए घर भी बनाया है ना, आपको एक अच्छी जिंदगी दे रहा है, आपको जो भी चाहिए होता है वो आपके पास में होता है। पर एक चीज आपने मिस कर दी, पता है क्या? फिर मेरे से मिला ही था, मेरे पास रहता था, तो मेरी भी एक आदत हो गई थी। मेरे बेटे का नाम नहीं निकलता, पहले इसका निकलता था हर जगह। फिर ये 2013 में चला भी गया तो मतलब मन नहीं लगता था, अरे दिलीप कब आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, ऐसे सोचती रहती थी। तो एकदम से मैं बीमार हो गई तो मेरा लड़का बिल्कुल अकेला हो गया, घबराने भी लग गया। तो उसने एकदम इसको ही फोन किया कि दिलीप मम्मी की हालत ऐसी हो गई है, तो जल्दी आ जा। उस टाइम तो मैं जैसलमेर में जॉब कर रहा था।
उस टाइम ये जॉब छोड़ के बेचारा आ गया मेरे। इसने बहुत सेवा करी और जब से आज तक मेरे पास ही है। न इसका कहीं जाए तो दिल लगता है, न मेरा दिल लगता है इसके बिना। नहीं, मैंने आपकी सेवा नहीं करी है। मुझे लगता है कि आपने जो दुनिया को दिया है वो भगवान आपके पास लौटा रहा है। शायद जरिया मैं हूँ कि चाहे मैं कैसे भी समझू, लेकिन भगवान किसी न किसी को भेजता है, ये भी भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी का मानते ही नहीं है, कर दिया तो क्या हो गया, ये तुम्हारा सगा थोड़ी है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि जो करता है उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ये सब चीजें तो मैंने आपसे सीखी है, इसीलिए आज मेरी लाइफ में कोई कुछ भी करता है तो मैं उसका बहुत ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ कि हाँ उसने मेरे लिए कुछ किया। ये बात तो हो गई सारी दुनियादारी की, है ना। हाँ अब बात करते हैं अपन दोनों की। हाँ। आपको पता है जब से मैंने आपके साथ में वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं और इंस्टाग्राम पर डालने स्टार्ट किए है, लोग अपन दोनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। पता है आपको, है ना। मैं हर चीज आपको दिखाता हूँ। जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो आप ही होते हो जो मेरी हेल्प कर रहे होते हो। तो हमारी जोड़ी लोगों को बहुत अच्छी लगी है। मतलब जो हम रियल में, देखो अभी तक आपने जो भी चीजें बताई वो आपकी जिंदगी की हकीकत थी, बट हकीकत एक ये भी है कि हम दोनों आपस में बहुत इंजॉय करते हैं, है कि नहीं। बहुत। जैसे ही अगर कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा डाउन लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहला होता है कि चलो आज रबड़ी खा लेते हैं। और या फिर आपका सबसे फेवरेट क्या, हाँ, गोलगप्पे। कि गोलगप्पे। मतलब यही होता है कि जैसे ही नाम लिया तो आज हमें वो खाना ही है। तो हमारा ये भी हिस्सा है। वो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आप जिंदगी में चाहे कितना ही संघर्ष करो, आपका टाइम कितना ही कठिन हो, जब आप वहां से निकल जाओ तब एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, और दूसरा हिम्मत कभी नहीं हारनी है, हर चीज में आगे बढ़ना ही है। दुख तो आएंगे तो जाएंगे भी कभी, बिल्कुल, मतलब हमेशा लेकिन परिस्थिति एक हिम्मत जैसी नहीं हमेशा रहेगी। रखनी है। बिल्कुल। और एक और चीज मुझे आपके बारे में पता है कि आपकी जिंदगी में जो भी चीजें रही, बट एक चीज थी जिसको आपने कभी नहीं छोड़ा, और वो था आपका मूवीज से प्यार। आपको पिक्चरें देखना बहुत ज्यादा पसंद था, है ना। तो आप कैसे मैनेज करते थे, मतलब जब आप में इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। हाँ, मैनेज करती, लेकिन वो क्या था कि पहले तो हम छोटे थे, मेरी मम्मी सिलाई करती थी, तो बहुत जने आते थे जिनके पिक्चर रोल थे। अच्छा। तो फिर मैं कहती, अरे आंटी जी आपके पिक्चर लगी है, पास दोगे ना, जब भी मैं जल्दी आपके कपड़े मेरी मम्मी सिलेगी, नहीं तो नहीं सिलेगी। तो ऐसे वो हरदम हमको 4-5 देते थे, तो मैं और भी 2-4 जनों को ले जाके देख आती थी। अच्छा, मतलब उसमें भी अकेले नहीं जाते थे, अपने दोस्तों को लेकर 4-5 जाते थे। तो हमेशा ही लेती थी, कि अकेली कभी नहीं गई। शादी हुई तो इनको भी बहुत पसंद थी फिल्में, तो हम हर हफ्ते एक फिल्म जरूर देखते थे। अरे वाह, तो ये कितनी सुंदर सी चीज है। तो आप मतलब इतने हमेशा सुंदर से दिखते हो, तो ये मूवी का असर है क्या कि आप हीरोइन को देख देख के आप खुद हीरोइन जैसे ही बन गए। नहीं नहीं, हीरोइन जैसे नहीं है, जैसे ही रहे शुरू नहीं, से। आप हमेशा सुंदर ही रहे हो। मतलब मुझे लग रहा है बचपन में भी, अभी इतने बचपन क्यूट से दिखते हो, तो बचपन में तो कितने क्यूट दिखते होंगे। मतलब और जिस तरीके से हमारा जो बॉन्ड है ये बहुत ही प्यारा है। मतलब जब आप हमें कभी घर में देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा कोई दो लोग इस तरीके से भी साथ में रह सकते हैं। तो दिस इज रियली अमेजिंग। मतलब इनके साथ में रहना इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम दोनों को आप और देखना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट करना, इनबॉक्स करना, और जल्दी से फिर से कनेक्ट करते हैं बुआ के साथ में कुछ चटपटी बातों के साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद।